हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। ये किट आपको बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगी। इसमें आपके 10 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें से आपके 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज है आपका 6वां प्रैक्टिस सेट। ये क्लास आपकी जो 21 मई को यूपी लेखपाल का पेपर होने जा रहा है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर और भी वीडियो उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो ये है आपका आज 6वां प्रैक्टिस सेट। ये है 6वां प्रैक्टिस सेट। इसमें एक तरफ है आपकी इंग्लिश भाषा और एक तरफ है हिंदी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? ऑप्शन है आपके संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो उपयोग किया गया है वो आपका बी ऑप्शन सही है, प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। और सम्राट अशोक के विषय में व्यापक जानकारी शिलालेख द्वारा ही मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। इसके शिलालेख में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और आरमैइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। ए ऑप्शन सही है। और आपका जो मौलवी अहमद शाह ने जो किया था वो आपका फैजाबाद से नेतृत्व किया था। और कुंवर सिंह ने आपका जगदीशपुर से। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में कहाँ भाग लिया? तो ये शिकागो में लिया था। डी ऑप्शन सही है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म में महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया। और स्वामी विवेकानंद ने यहाँ एकत्रित हुए 5000 प्रतिनिधियों को प्रभावित किया जब उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों शब्दों के साथ अभिवादन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो किया गया था वो रास बिहारी बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है। रास बिहारी बोस के द्वारा सन 1942 में स्थापित किया गया, जबकि अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और आपकी जो एस एम जोशी हैं वो आपके भारत के स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी, समाजवादी कार्यकर्ता तथा संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे। और आपके जयप्रकाश नारायण ये 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील साबित होगी? तो ये कथन किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1928 में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज में घायल होने पर कहा था कि प्रत्येक आघात जो मेरी पीठ पर मारा गया है वह ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की एक कील साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लिए बड़ा स्रोत था? तो वो जो बड़ा स्रोत था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो जो पहले मुख्यमंत्री थे वो आपके नीलम संजीवा रेड्डी थे। डी ऑप्शन करेक्ट है। नीलम संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तथा दूसरी बार 1962 में मुख्यमंत्री बने। और 25 जुलाई 1977 में 25 जुलाई 1977 से 22 जुलाई 1982 तक वो भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये जो किया गया वो 1959 में किया गया। नागौर जिले से गांव बगदरी और ये पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो इसमें आपकी कोंकणी भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, जबकि और आपकी तमिल, तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। और वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आज़ादी के बाद पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो ये था वो आपका केरल था। केरल राज्य में 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी कांग्रेसी सरकार और स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। केरल ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो वो गंडक नहीं है। जास्कर, नुब्रा, श्योक ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में भारत के किस रा, भारत के किस राज्य में बांस टपकाव सिंचाई पद्धति प्रचलित है? तो ये जो है वो आपकी सी ऑप्शन सही है, मेघालय में है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है। इसमें बांस की पाइपों का उपयोग करके धारा और झरने में पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत में उच्चतर साक्षरता दर किस दौरान अवलोकित किया गया है? तो ये जो अवलोकित की गई है वो 1991 से 2000। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी जलवायु निम्न अभिलक्षण दर्शाती है? तो विलक्षण कौन से हैं? कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले कई कवक और पुष्पित पौधों के लिए अनुकूल होता है। दूसरा है स्थायी तुषार का क्षेत्र जहाँ की अम्रता हमेशा जमी होती है। अगला है ग्रीष्मकाल के दौरान दिन का उजाला बहुत लंबे समय तक रहता है। और अगला है छोटा उपज मौसम और जल का भराव केवल कम ऊंचाई तक बढ़ने वाले पौधों को सहारा देते हैं। तो ये कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन सही है ये सब अभिलक्षण कौन दर्शाता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है ये सब अभिलक्षण कौन दर्शाता है? तो वो टुंड्रा जलवायु। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है धान की धान की उपज में क्या आवश्यकता है? तो धान की उपज में जो आवश्यकता है वो आपकी ज़्यादा तापमान और ज़्यादा नमी। डी ऑप्शन करेक्ट है। धान की फसल के लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं उष्णार्द्र प्रकृति की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा तापमान तथा ज़्यादा नमी अनुकूल होती है। धान उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों के प्रमुख 3 चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बैंक दर क्या है? यह किस दर पर तय होती है? तो ये आपकी आरबीआई जो धन व्यावसायिक बैंक को देता है ये बैंक दर होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत उत्पादन के लिए अच्छा भौतिक स्रोत कौन सा है? यूरेनियम, कोयला, पेट्रोल और जल। तो ये जो है वो है आपका जल। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोयले के विशाल भंडार हैं लेकिन प्रतिवर्ष लाखों टन कोयले का आयात किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये है आपका जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो आपका पहला है भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देसी भंडारों को बचाया जाए। दूसरा है कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलना। और तीसरा है इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो है आपका ए ऑप्शन सही है। केवल दूसरा और तीसरा सही है, पहला और पहला नहीं सही है। तो भारत सरकार की नीति है कि कोयले के देसी भंडारों को बचाया जाए। तो इसमें आपका भारत में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को पर्याप्त और नियमित कोयला नहीं मिलता तथा इस्पात संयंत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोयले की भारत में कमी है। तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ऑप्शन आपका सही है लेकिन आपका कथन एक गलत है। अगला क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित हरित क्रांति को जन्म दिया है? तो वो है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 के बीच थी और इसके अंतर्गत सरकार ने एक कृषि नीति को प्रस्तुत किया जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में मानी जाती है। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर कब विश्व में इतिहास रचा? तो ये जो रचा था वो आपका 23 अगस्त 2023 को रचा था। 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान-3 मिशन के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बनकर विश्व में इतिहास रच दिया। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम था विक्रम तथा रोवर का नाम प्रज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत किस क्षमता से लैस है? तो ये जो है वो आपकी परमाणु क्षमता से लैस है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस डॉकिंग प्रयोग मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं? फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। तो ये भारत ने जो खरीदे हैं वो आपके फ्रांस से खरीदे हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान राफेल की डील की थी, जिसके तहत सभी 36 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं और इसके लिए समझौते पर सितंबर 2016 में हस्ताक्षर हुए और जुलाई 2020 में 5 विमानों की पहली खेप भारत पहुंची। अगला क्वेश्चन है, ब्रांड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर है, तो ये आपका किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो वो आपकी केरल राज्य के नाम पर परिवर्तन के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम की स्वर्ण जयंती फरवरी 2026 में मनाई? तो ये जो मनाई है वो आपकी बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम की स्वर्ण जयंती 2026 में मनाई है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1976 बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 की स्वर्ण जयंती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लाई गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत में बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा सामाजिक रीति रिवाजों में उत्पन्न जबरन श्रम को प्रतिबंधित कर दिया और संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी प्रतिबंधित व दंडनीय अपराध घोषित किया गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल जारी करने हेतु एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस और किन पहलों को शहरी बुनियादी ढांचे और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी है? तो वो आपकी अर्बन चैलेंज फंड, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 20। तो ए और बी दोनों हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा क्षेत्र के किस सार्वजनिक उपक्रम को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो यंत्र इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। फरवरी 2026 में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रम यंत्र इंडिया को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया है। इसके बाद इस दर्जे के बाद यंत्र इंडिया लिमिटेड उपक्रम का बोर्ड सरकार की पूर्व अनुमति के बिना 500 करोड़ तक की पूंजीगत व्यय को मंजूरी दे सकेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद कौन सा है? तो इसका जो पद है वो आपका लेखपाल है। राजस्व प्रशासन की सबसे निचली इकाई लेखपाल होती है। यह गांव स्तर पर भूमि अभिलेख, फसल विवरण और वसूली से संबंधित कार्य करता है, जबकि कानूनगो और तहसीलदार उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ट्रिकल डाउन प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका विकास एवं रोजगार के प्रसार से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु की गई है? तो इसमें जो शुरुआत की गई है वो आपकी 6 वर्ष के लिए की गई है
सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका मुख्य लक्ष्य दालों के आयात को पूरी तरह समाप्त करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्षों के लिए शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना को कब अनुमोदित किया गया? तो ये 21 मार्च 2018 को अनुमोदित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। और इस प्रधानमंत्री ने इस योजना को जमीनी स्तर पर 23 सितंबर 2028 को रांची से लागू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो वो आपकी एनएसपी एनएसएपी क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ये विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, चारण खाद्य श्रृंखला के अति सरलीकृत कॉन्सेप्ट में सर्पों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सर्पों को जो वर्गीकृत किया जा सकता है वो आपका द्वितीयक मांसाहारी। डी ऑप्शन करेक्ट है। चारण खाद्य श्रृंखला में घास या पौधे उत्पादक हैं। टिड्डी या कैटरपिलर शाकाहारी, चूहे को प्राथमिक मांसाहारी या विषमपोषी और सांप को द्वितीयक मांसाहारी तथा बाज को तृतीयक मांसाहारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग सुंडालैंड जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है? तो ये है आपका निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन करेक्ट है। सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र जिसके अंतर्गत निकोबार द्वीप, ट्रिनिकेट सहित नानकाउरी द्वीप समूह में आता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्राणी जात एवं वनस्पति जात पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बारे में विचार नहीं करता? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में विचार नहीं करता। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नहीं है? तो वो आपका जो संबंधित नहीं है वो है भूकंप। भूकंप जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। भूकंप का अर्थ है पृथ्वी के कंपन से होता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के भीतर से ऊर्जा के प्रक्षेपण के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी की पहली बार किसने सिफारिश की? तो ये जो सिफारिश की थी वो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की थी और पहली बार सिफारिश 1976 में की गई थी। सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ द्वारा विश्व प्राकृतिक विपदा निवारण दशक किस दशक को घोषित किया गया है? तो ये आपका जो घोषित किया गया है वो आपका 1990 से 2000 में घोषित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना गृह मंत्रालय द्वारा 2005 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीआरएफ के जवान किस बल से लिए जाते हैं? तो ये आपके जो लिए जाते हैं वो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से लिए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और जिसके प्रमुख रूप से बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल जैसे बल शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान महोर्म का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो संबंध है वो तटीय क्षेत्र से है। महोर्म का संबंध तटीय क्षेत्र से। तटीय क्षेत्रों में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टकराते हैं और इसमें तूफानी क्षेत्र में समुद्र तल की असाधारण रूप से ऊपर उठा लेता है जिसे तूफान महोर्मी कहा जाता है। अब है आपके मैथ के क्वेश्चन 46 से 50। आपका ये ग्राफ होगा, ये है आपका ग्राफ। इसमें क्वेश्चन है,
1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगी 125%। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है, इसका अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो आपका 5:3 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुना थी? तो वो थी आपकी 1.5 गुना थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसमें जो प्रतिशत वृद्धि थी वो आपकी 100 थी। बी ऑप्शन करेक्ट है, 100% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1994-95 में 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसमें जो गिरावट थी वो आपकी 7% थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका पाई चार्ट, जिसके क्वेश्चन 51 से 55 तक है। तो ये आपका पाई चार्ट है। इसमें क्वेश्चन है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 करोड़ है तो दक्षिण क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमानित योग क्या है? तो इसका जो अनुमानित योग है वो आपका 48.75 है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या 126.5 मिलियन है तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या लगभग कितनी होगी? तो इसको जब सॉल्व करके निकालेंगे तो इसकी जो निकलेगी वो आपकी 80.96 निकलेगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो ये जो कम है वो 36% कम है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 13:12 है और केंद्रीय क्षेत्र में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 9:7 है। केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये जो है वो आपका 18:11/48% है। 18:11/48% है आपका। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 50% पुरुष हैं जो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या के 10% के बराबर हैं। और यदि पश्चिम क्षेत्र में महिलाओं की जो कुल जनसंख्या 50 मिलियन है तो भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत में पुरुषों की जनसंख्या 500 मिलियन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके हिंदी के प्रश्न। निम्नलिखित में से च वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो च वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालव्य है। अगला क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का जो संधि विच्छेद है वो आपका नय प्लस अक होगा। नय प्लस अक। नय प्लस अक होगा और इसमें आपका ये वाला नय होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं जिसपे दो मात्रा होती हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसमें जो संधि होगी वो आपकी अयादि संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है। तो इसमें प्रत्यय कौन सा होगा? तो इसमें जो प्रत्यय है वो इत और ता है। केंद्रित केंद्र प्लस इत और अधिकता अधिक प्लस ता। तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द विदेशी भाषा का है? तो ये जो विदेशी भाषा का शब्द है वो आपका डी है, कबूतर। कबूतर आपका फारसी भाषा का शब्द है और जबकि हाथी हिंदी भाषा का शब्द है। और आपका जो प्रतिबिंब और कुसुम है ये आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए जो शब्द होगा वो आपका अजेय होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। और अगेय किसके लिए होगा? तो जो गाया ना जा सके वो अगेय। और अनंत, तो अनंत जिसका अंत ना हो वो अनंत। और अगाध, अगाध जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो इसमें जो उचित विराम चिन्ह होगा वो आपका अल्प विराम होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो संयुक्त वाक्य है वो आपका होगा, वो है आपका वहां जाइए और बैठिए। ये आपका संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो क्वेश्चन गलत है वो आपका, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये आपका गलत है। और इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये सही है। औपचारिक शब्दों के आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। और प्राय समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर की दाई मुहावरे का अर्थ क्या है? शहर की दाई, तो शहर की दाई मुहावरे का अर्थ होगा घर घर की खबर रखने वाली स्त्री। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। अगला है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त की गई थी? तो ये जो की गई थी वो आपकी जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आपको अपने कंप्यूटर की पावर को टेलीफोन प्रणाली की वैश्विक पहुंच के साथ संयोजित करने की अनुमति देता है? तो ये जो है वो आपका मॉडेम है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, यह एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल सिग्नलों की एनालॉग सिग्नलों में और एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल सिग्नलों में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? तो ये जो है, जो आपका ऑप्शन सही है वो है आपका बी ऑप्शन सही है, निर्देश व्याख्या करना। सीपीयू द्वारा निष्पादित अम, निर्देश व्याख्या कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जा सकता। और निर्देश लाना, डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना और डेटा प्रसंस्करण संसाधन, ये सब किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ये जो है वो आपका लिनक्स है। लिनक्स आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड जनता के लिए मुफ्त में उपलब्ध होता है, जबकि लिनक्स सॉफ्टवेयर की देखरेख, संशोधित और वितरित कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वो है आपका कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा है। तो कीबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक हिस्सा नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कागज को धनात्मक आवेश देता है? तो वो है आपका कोरोना बायर। कोरोना वायर एक पतला धातु का तार होता है जिसका उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस में किया जाता है। यह मुख्य रूप से उच्च वोल्टेज पर काम करता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है और ये धनात्मक आवेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी का जो पूर्ण रूप है वो है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन सही है। जो इंटरनेट पर डेटा को विश्वसनीय और क्रमबद्ध आदान प्रदान को सुनिश्चित करने वाला एक मुख्य प्रोटोकॉल है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है? तो वो है आपका क्लीन। क्लीन फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटा देता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो वो है आपका ईमेल। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल एक सर्विस है जो यूजर को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में संदेश भेजने की सुविधा को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम आयन बैटरियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लिथियम आयन बैटरियों
और रिचार्जेबल उपकरणों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम बैटरियां हैं। दूसरा है लिथियम आयन बैटरियों का व्यापक रूप से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ई बाइक, ई स्कूटर और पावर टूलों में उपयोग किया जाता है। अगला है लिथियम आयन बैटरियां बहुत ज्वलनशील हो सकती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, वो आपके जो ऑप्शन सही हैं वो आपका दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, लेकिन आपका पहला कथन गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि लिथियम आयन बैटरियां रिचार्जेबल होती हैं और गैर रिचार्जेबल बैटरियों में लिथियम धातु बैटरियों का उपयोग होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो दूसरा और तीसरा होगा। तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग डेटाबेस में डेटा को एक टेम्पलेट दस्तावेज में संयोजित करके कई व्यक्तिगत प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है? तो वो है आपका, इसमें आपका मेल मर्ज है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन सी सोशल मीडिया साइट मुख्य रूप से दुनिया भर में पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करती है जिसका निर्माण विशेष रूप से ज्ञान तथा विचारों का आदान प्रदान करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया गया है? तो वो है आपका, जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका लिंक्डइन है। सी ऑप्शन करेक्ट है, लिंक्डइन। यह एक अमेरिकी व्यवसाय और रोजगार उन्मुख ऑनलाइन सेवा है जो 5 मई 2003 को लॉन्च की गई थी। यह एक ऐसी सोशल मीडिया साइट है जो दुनिया भर के पेशेवरों से जुड़ने का एक तरीका है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड में एपीआर क्या होता है? तो इसमें एपीआर होता है एनुअल परसेंटेज रेट, यानी कि इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका है वार्षिक प्रतिशत दर। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कौन एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है जबकि उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही है वो है आपका स्पूफिंग और फिशिंग। स्पूफिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें ईमेल यूआरएल में और एड्रेस में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, और फिशिंग है वो उपयोगकर्ताओं से लॉगिन क्रेडेंशियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एचडीएफसी में एचडीएफएस में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो वो है आपका नाम नोड में मास्टर नोड होती है जिसमें यह फाइल सिस्टम मेटा डेटा को प्रबंधित फाइलों और ब्लॉक में के स्थान की जानकारी शामिल करती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका अगला क्वेश्चन है, अब आपकी यूपीजीके से संबंधित है 20 प्रश्न। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी की जो फसलें हैं वो आपकी गेहूं, चना, मटर और जौ हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो अगर राज्य पूछा जाएगा इसमें तो आपका 8 आएगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा जाता तो आपके 9 आते। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 8 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो रजा लाइब्रेरी है वो आपकी रामपुर में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो लाइब्रेरी है वो 1974 में नवाब फैजुल्ला खान द्वारा बनवाई गई थी। रजा लाइब्रेरी में 12,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपि और मुगल लघु चित्रों का बड़ा संग्रह देखने को मिलता है। रामपुर में ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला और भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है गलत जोड़े को पहचानिए। तो इसमें जो गलत जोड़ा है वो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं है, सब सही है। मोयरपुर बांध सोनभद्र, पीली बांध बिजनौर, लहचुरा बांध झांसी, जामनी बांध ललितपुर, ये सब आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तित्वों सूची 1 का और उनकी भूमिकाओं सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ है ऐतिहासिक व्यक्तित्व और दूसरी तरफ है भूमिका। तो इसमें जो सबसे पहले है
तो सबसे पहले है नाना साहेब, जो कानपुर से विद्रोह व नेतृत्व किया था। कारू भगत सिंह, कारू भगत, ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी। अगले हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद से अग्रणी व्यक्ति। और खान बहादुर खान, ये बरेली से सरकार बनाई थी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में है, तो आपका डी ऑप्शन सही है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो कथन गलत है वो है एक हाथ और एक पैर की एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख है, ये आपका गलत है। तो इसमें जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में मुआवजा प्रदान किया जाता है। और आपकी जो एक हाथ और पैर की हानि में जो है मुआवजा वो 5 लाख तक है, ना कि 3 लाख। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र एफएफडीसी की स्थापना यूएनडीपी या यूएनआईडीओ और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी। तो ये आपकी जो की गई थी, इसकी स्थापना उपरोक्त में से इन ऑप्शन में एक भी नहीं है, क्योंकि इसकी स्थापना 1990 और 91 में की गई थी। और इसका उद्देश्य था आवश्यक तेज सुगंध और स्वाद उद्योग तथा कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के मध्य एक इंटरफेस के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में धमेक स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसमें जो गलत है वो है आपका निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर मूल की फूलों की नक्काशी, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो मंदिरों का शहर वाराणसी कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो चर्म उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका कानपुर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प की पहचान कीजिए। तो ये जो है वो आपके मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी हैं। और महाभारत सर्किट अंतर्गत आने वाले जो स्थान है वो हस्तिनापुर, काम्पिल, अहिछत्र, बरवाना, मथुरा, कौशाम्बी, हांडिया, कीचकवध, राठ तथा बिटूर कोटी, बिजनौर हैं। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है वो आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी, ये आपका सही है। अगला है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1996 में हुई थी, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला कथन है, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। तो सूचना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 2005 में हुई थी। तो आपका ये गलत है, ए और बी कथन सही है। इसमें आपका ए और बी कथन सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है। तो अगरिया जो जनजाति है वो आपकी सोनभद्र में है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है। तो ये आपका जो किया जाता है वो श्रावण महीने में किया जाता है, और श्रावण मास में वर्षा ऋतु के समय पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो वो थे आपके वक्त खान। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान जनरल बख्त खान ने भारतीय स्वतंत्र बलों के दिल्ली राज क्षेत्र में कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य किया, और इनका जन्म 1797 ईस्वी में बिजनौर जिले में हुआ था। इनकी मां अवध की राजकुमारी थी और इनकी मृत्यु 1859 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए
किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए? तो ये जो 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाना चाहिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में धनुष और बाण और मछलियों की एक जोड़ी है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। और उत्तर प्रदेश का जो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला है। तो ये जो जिला है वो आपका चंदौली है। चंदौली को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। इस जनपद की जरी जरदोजी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका गठन 1997 में वाराणसी जनपद से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो सारस क्रेन है। डी ऑप्शन करेक्ट है। और इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रस एंटीगोन। डी ऑप्शन सही। और यह दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आपका ये मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, 6वां, जिसमें आपके 100 प्रश्न थे। ये आपके जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे चैनल पर, ये आपके यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहले जो हो चुके हैं वो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।